अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अतहर काज़मी। इस दफ़ा इंतखाबात मुख्तलिफ़ तरीके से हो रहे हैं। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक सियासी जमात मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। आप सिर्फ अगर एक शहर की मिसाल लें, जी हाँ जी, सिर्फ एक शहर की मिसाल लें, लाहौर शहर की, तो वहाँ पे तहरीके इंसाफ को 31 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात दिए गए हैं। तो क्या ऐसे साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर सियासी जमात इलेक्शन कैंपेन कर रही है और उसकी कोशिश है कि जो उसका इंतखाबी निशान है उसकी प्रचार की जाए। बिलावल साहब कहते हैं कि शेर पे नहीं, आपने तीर पे निशान लगाना है, लेकिन दूसरी तरफ जिस लाहौर के अंदर खड़े होकर बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि आपने तीर के ऊपर निशान लगाना है, उसी लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 31 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि जनाब आजकल के दौर में बड़ा इजी है, इंटरनेट भी मौजूद है, इंफॉर्मेशन तक आपका एक्सेस बड़ा आसान है, तो लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी, उनको पता चल जाएगा कि उनका कैंडिडेट किस निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन हम एक और मसला भी देख रहे हैं, आए रोज़ जो है वो इंटरनेट बंद हो जाता है। इस हवाले से आज निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने क्या फरमाया, ज़रा वो सुनिए। अभी तक जो मेरी मालूमात है उसकी वजूहात तकनीकी हैं, उसमें कुछ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस के मामलात भी हैं। इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई रखना नहीं होगा। बेसिकली ये टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं और एक हमारा सिस्टम लगा हुआ है जो अपग्रेड हो रहा है, उसकी ये वजूहात हैं। ये अगले 2-3 महीने तक भी आप फेस कर सकते हैं। ये वजूहात उसी दिन पैदा होती हैं जिस दिन पीटीआई कोई अपना नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। जी, आपने सुना कि कोई तकनीकी वजूहात हैं जिसकी वजह से आए रोज़ इंटरनेट के अंदर कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है। आपने सुना कि एजाज़ सैयद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका क्वेश्चन आपने सुना होगा, वो ये पूछ रहे थे उनसे कि ये जो आपकी वजूहात हैं या मुश्किलात हैं या जो भी तकनीकी वजह, ये सिर्फ उसी दिन होती है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेट के ऊपर कोई वर्चुअल जलसा कर रही होती है या कोई और चीज़ कर रही होती है? उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसकी और वजूहात हैं और ये आगे चल के फिर हो सकता है अगले 2-3 महीने तक हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने के अंदर ये सारा मामला हल हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को हम मैसेज देते हैं कि आप आएँ, पाकिस्तान में आके बिज़नेस करें, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी जो है वो भी बूम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो सबके सामने है। लेकिन नई खबर अब ये है कि निगरां वज़ीर आला पंजाब को निगरां चेयरमैन भी बना दिया गया है क्रिकेट बोर्ड का। यकीनन इससे पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आएगी एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड, हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो भी तरक्की करेगा। जिस तरह हालिया अरसे में हमने देखा पंजाब में मोहसिन नकवी साहब ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों को बड़ी जल्दी से कंप्लीट करवाया, इसी तरीके से अब वो जो क्रिकेट का मैदान है उसमें भी हमें मोहसिन स्पीड नज़र आएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। अब मुल्क में जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि सियासत का बाज़ार गर्म है, हर कोई अपना अपना सियासी सौदा बेच रहा है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे जुलूस हो रहे हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि पंजाब जो है वो फोकल पॉइंट बन चुका है। बिलावल साहब ने भी पंजाब में डेरे डाले हुए हैं, उन्होंने जलसे जुलूस भी किए, यहाँ पे रैलीज़ भी निकाली और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एतजाज़ अहसन साहब ने भी जलसे में ना सिर्फ शिरकत की बल्कि उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अच्छा सर, इस वक्त लग रहा है ऐसे है कि पंजाब फोकल पॉइंट बना हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं पंजाब में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि पंजाब के अंदर हम बड़े पैमाने पे सीटें निकालेंगे और नून लीग तो वैसे ही पंजाब को अपना गढ़ कहती है। तो आपको लगता है कि अगली जो हुकूमत आनी है उसका फैसला पंजाब में ही होगा? पंजाब में बड़ी अहम जो भी गिनती होगी, बड़ी अहम होगी गिनती, लेकिन बाकी सब इलाकों जैसी होगी गिनती। वोट तो तकरीबन एक जितने ही हैं एक सीट पे एक एमएनए के बनने के लिए। तो लेकिन पंजाब का अहम इसलिए हो जाता है कि ज़रा ज़्यादा यहाँ शोर शराबा ज़्यादा होता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है। यहाँ इस वक्त नून वाले भी यहाँ को फोकस कर रहे हैं और तीर वाले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब बग़ैर निशान के जो
बल्ले वाली पार्टी पीटीआई भी अज़म लेके कुछ उतर रही है इस मैदान में, तो ज़रा यहाँ रौनक तो ज़्यादा लगेगी। ठीक है। अच्छा सर, आप खुद लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं और आपसे पहले यहाँ पे यही बात हो रही थी कि सिर्फ लाहौर शहर के अंदर, आपने कहा कि बग़ैर बल्ले वाली पीटीआई, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर उनको 31 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात दिए गए हैं। तो क्या आप कहें, समझते हैं सर कि ये फ्री एंड फेयर प्रोसेस है कि एक सियासी जमात को 31 मुख्तलिफ निशानात तो सिर्फ एक शहर में दिए गए हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और गलत है। जो रवायती सिर्फ नहीं, कानून के मुताबिक, कानून कहता है कि एक सियासी जमात को एक सिंबल मिलने का हक़ है, और ये तीर का जब निशान हमने लिया था 1988 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट में से जाके, और मैं भी वकील था उसमें, उस केस में 1988 में, उस वक्त जब तीर का निशान दिया था तो ये तय हुआ था उसमें कि ये फंडामेंटल राइट है निशान, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट को पे एहतमाम के लिए ये ज़रूरी है कि तीर के निशान हो, कोई भी निशान हो, पर एक निशान एक पार्टी का हो। और वो निशान क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी आबादी 70% नाखानदा है, वो पढ़ नहीं सकती, पढ़ लिख नहीं सकती, तो वो उनको निशान से ही पहचानते हैं वो अपने उम्मीदवार को। ये तीर का निशान है तो पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का निशान है, ये दूसरा निशान है, ये फ़लाँ निशान है, फ़लाँ निशान है, तो ये उससे ही पहचानते हैं लोग ज़्यादातर अक्सरियत। और इस तरह ये जो मुख्तलिफ दे के ये निशान एक ही जमात को, ये उसको हर लिहाज से कहा जा सकता है कि अगर डिज़ोल्व नहीं किया, तहलील नहीं किया, तो मुंतशर कर दिया, उसमें इंतशार आ गया है, उसमें एक कन्फ्यूजन डाल दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसकी वजह से उनको ज़ाहिर है कुछ नुकसान तो होगा। अब ये वैसे उनकी दिलेरी है, मैं कहता हूँ कि जो इसके बावजूद वो मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल, ये सिर्फ नहीं है कि ये उन्होंने ज़्यादती की है, और ये कानून के तो मुताबिक है, गुंजाइश थी पर उन्होंने रियायत नहीं दी, और ये एक निशान होना एक रियायत है, एक हक नहीं है। एक निशान होना एक जमात को, ये आईनी और कानूनी एतबार से एक हक है, और ये उस पार्टी से हक छीना गया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब भी पंजाब में मौजूद हैं, जलसों से खिताब भी कर रहे हैं और नून लीग की क़यादत को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं, नून लीग की क़यादत है वो बड़ी सबमिसिव से नज़र आ रहे हैं। मियाँ साहब की वो जिस तरह ख्याल किया जा रहा था कि वो आएंगे तो बड़ी एग्रेसिव कैंपेन करेंगे और एकदम से जो आवाम के अंदर बयानियाँ हैं वो भी उसको भी वो कैप्चर करेंगे, फॉर सम रीज़न मियाँ साहब वो कर नहीं सके। इसकी क्या वजह है? मियाँ साहब का अब देखें जी, चौथी मरतबा बल्कि 5वीं मरतबा एक आदमी वज़ीर आज़म बनना चाह रहा हो, क्योंकि पिछली जो प्रॉक्सी थी शहबाज शरीफ की, वो भी दरअसल मियाँ साहब की इनिंग्स ही थी। तो 5वीं मरतबा एक बंदा वज़ीर आज़म बनना चाह रहा हो और ये ना बता सके कि इस मुल्क में गुर्बत क्यों है, किसकी बायस है, ये ना बता सके कि उनके यहाँ नाखानदगी ना दहिंदगी क्यों है, नाखानदगी क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है, महंगाई क्यों है। वो सिर्फ यही कहता हो कि एक 5 साल का अरसा पीपल्स पार्टी का और एक को 18 या कितने महीनों का 3 साल का अरसा एक और जमात का जिसका आप नाम नहीं ले सकते, तो वो उनकी वजह से आप 40 साल इस मुल्क पे हुक्मरान रहे, उसके अलावा जितने साल गुजरे, और पंजाब पे तो आप तसलसल से ही जब जमहूरियत हुई है आप हुक्मरान रहे। तो आपके लिए ये कहना और लोगों के लिए मान लेना ये इतना आसान नहीं है, और जब लोग ना मानते हो तो उनके चेहरों पे वो रोशनी नहीं आती, और इनके बेचिराग जलसे हो रहे हैं। एक दोस्त ने कहा अंग्रेज़ी में कि ये डेड फिश जलसे थे, डेड फिश
पब्लिक गैदरिंग। ठीक, अच्छा मछली। अच्छा, पर सर ये आपको क्या लगता है कि इनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि जी हम 5वीं दफ़ा या जिस तरह आपने कहा 5वीं दफ़ा या चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? आवाम से तो आप बता रहे हैं कि वो आवाम के अंदर तो वो मूड नज़र नहीं आ रहा कि वो तैयार हैं कि इनको चौथी दफ़ा या 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म बनाए। नहीं, आप कल का ही चेयरमैन बिलावल का जलसा देख लें, इनका मिला लें, किसी भी ये जो मरियम बीबी है इसके जलसे पे या नवाज शरीफ के जलसे में आगे से जोश नहीं होता नारों में कुछ भी। जब तक आप ना ये कहो कि मैं तुम्हारे घर के अंदर लेके आऊँगा मोटरवे और ये वो, आप के वर्कर आपको कोई यकीन नहीं रखता आप पे। और आप बाज़ारों में भी काउंट देख रहे हैं, इनका तो नीचे ही रहता है। ठीक, तो मेरे ख्याल में उनको एहसास हो गया मियाँ साहब को कि वो गलत आ गए, उनको नहीं आना चाहिए था। ठीक, अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब, क्या आपको लग रहा है कि अगले वो हमारे वज़ीर आज़म हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, आपकी जमात बार बार आप बरमला इस चीज़ का इजहार कर रही है कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे और आज़ाद लोगों को साथ में ला के बनाएंगे, तो इट मीन्स कि PTI के लोगों को भी आप साथ में ला के हुकूमत बना सकते हैं? देखें जी, किसी की भी पार्टी की तो हुकूमत तो बननी चाहिए ना, और ये अमूमन समझा जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में ये हुकूमत जो बनेगी ये मखलूत हुकूमत ही होगी, ये तो सारे ही कह रहे हैं। तो और अगर PTI में कोई ये थी हिम्मत के वो, या ये उसमें इतना करंट था कि वो एक अक्सरियत ले जाती, तो उसको बड़ा शैटर कर दिया है ये जो इम्तियाजी सलूक किया है इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़। तो अब लगता यही है कि जो नतीजा होगा उसमें कॉम्बिनेशन कोई होगा, और कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शायद ज़्यादा सूदमंद रहे कि वो पिछले कॉम्बिनेशन को तो देख बैठी है। उन्होंने तो एकदम साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और 4 महीने बाद उसके वो चले गए थे, 2 साल बाद वो चले गए थे खुद इनिशिएटिव लेके, और उन्होंने मेमोगेट दरखास्तें दे दी थी सुप्रीम कोर्ट में। खुद मियाँ साहब पेश हो गए थे COD को बिल्कुल बुला के। तो अब शायद जो आज़ाद बनाम आज़ाद है उनके साथ ही पीपल्स पार्टी की संगत हो सके, पर पीपल्स पार्टी ऐसी संगत से ही चेयरमैन को बनाना चाहेगी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अच्छा सर, इन इंतखाबात के नतीजे में जिस तरह आपने कहा कि मखलूत हुकूमत बनेगी, पर आपको लग रहा है जो भी सेटअप आएगा वो एक मुस्तहकम सेटअप होगा, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा इन इंतखाबात के नतीजे में? ये तो सारा काज़ी साहब इस पर मुनसर है कि ये इलेक्शन होते किस तरह। अभी तक तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए इलेक्शन नहीं नज़र आते। अभी तक ये नई रस्में जो पड़ गई हैं कि आपने वो कागजात नामजदगी एक उम्मीदवार से छीन लेने हैं, या और बड़े बाज़ार में, ये भी नहीं कि कहीं रात को छुपे हुए कोई डाका मार के या कोई उससे रात के अंधेरे में अकेली सड़क पे जाते हुए उससे खींच लेने हैं कागज़। खुले बाज़ार में, खुली कचहरी में, RO के कमरे से बंदा उठाया जाता है, और वो सपोर्टर या वो मतलब है जो नामजद करने वाला है, नामजद कुनिंदा और तायीद कुनिंदा दोनों उनको एक को उठा लेते हैं ताकि वो पेश ना हो सके और कागजात इस तकनीकी एतबार से डिसमिस हो जाए। जहाँ ये हो रहा हो, ये तो बिल्कुल नई जहतें हैं जो पहले कभी सोच में भी नहीं थी आई कि आप कागजात नामजदगी छीन लेंगे एक बंदे से और उसको जाने नहीं देंगे। वो कहेगा मेरे पास कागज़ ही कोई नहीं, वो फाइल ही नहीं कर सकेगा। और ये अदालतों के आंखों के सामने होता रहा। अफसोस तो ये इस बात का भी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नतीजा नहीं निकल। ठीक है, इस सारे अमल के नतीजे में इस्तेहकाम जो है मुश्किल से ही आएगा। एतजाज़ अहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक साहब। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आदर साहब, हाजिर। अच्छा मियाँ साहब, मुनीब साहब आज पहुंच के मानसेरा, वहाँ पे आपने देखा कि बड़ा जलसा भी था, खिताब वगैरह भी हुआ, उनकी जमात के अब मंशूर की भी बात हो रही है कि वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह मोमेंटम पकड़ना चाहिए था इस सारी कैंपेन को, आपको लगता है कि नून लीग ने वो अचीव कर लिया है या कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आती है? बहुत शुक्रिया आदर साहब। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून काफी पीछे है इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर। एक तो मेरे ख्याल में जो इनका मुसवदा तैयार होना था मंशूर का, वो मैं समझता हूँ अब इसको हम क्या असेस कर सकते हैं, नालायकी कह सकते हैं इस जमात की कि इन्होंने अब तक उसको सामने नहीं रखा। जब रिसेंटली मैंने शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया तो 3 बुनियादी बातों का उन्होंने जिक्र जरूर किया, लेकिन ओवरऑल जो मंशूर है वो किस तरीके से सामने आएगा, उसमें क्या क्या है, फोकल पॉइंट्स क्या हैं, बाय एंड लार्ज तो अंदाजा है ही है कि मेजर ब्रॉड स्ट्रोक्स क्या हो सकते हैं इनके मंशूर के, लेकिन उसमें भी पीछे थे। और जो कैंपेन शुरू करने के लिहाज से अब मुख्तलिफ तावीलें पेश की जाती है, कोई कह रहा है जी सर्दी है, कोई कह रहा है जी कि हम क्योंकि मुकाबला है ही नहीं पंजाब के अंदर किसी से या इलेक्शंस के अंदर, लिहाजा मुस्लिम लीग नून को इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है। लेकिन मुझे इसका जो बड़ा फैक्टर नजर आता है वो ये कि पार्टी के अंदर PMLN के अंदर एक तासुर ये जरूर रहा है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब की छतरी बहुत बड़ी है और उसके तले तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन खींचातानी टिकटों के मामले में होती है, लेकिन इस दफा वो ज्यादा हुई है। जो मुझे खबर है इस हवाले से कि वो काफी ज्यादा हुई है और काफी लोग नाराज भी हैं इस मामले में। और हमजा शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत से लोगों को इनको इग्नोर किया गया है। ठीक है, उसमें कोई बाहर आके कोई बात नहीं करेगा, सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है जिसकी वजह से फ्रिक्शन नजर आती है आपको पार्टी। अच्छा मियां साहब, मुनीब साहब जिधर जा भी रहे हैं तो जो टियर 1 की लीडरशिप है, अक्सर देखा जाता है कि वो जलसों में, ऑल्दो कि वो अपने अपने हलकों में भी इस वक्त बिजी हैं, लेकिन जलसों में वो चले जाते हैं इसलिए कि एक बड़ा इवेंट है। अगर ऐसा जलसा जिसमें मियां साहब खुद शिरकत कर रहे हैं, एक बड़ा इवेंट है, तो वो टियर 1 की लीडरशिप उस तरह साथ नजर नहीं आती। देखिए, मियां साहब को अभी उन्होंने पहले एक तकरीर की, उस दिन गालिबन वो हफ्जाबाद में थी, अब ये मानसेरा में की है उन्होंने तकरीर। मियां नवाज शरीफ साहब शायद उस फ्लो के अंदर वापस आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कोई डिस्क्वाइट नजर तो नहीं आता कि को फर्स्ट ईयर लीडरशिप में कोई लड़ाई हो गई है या ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर फैक्टर है कि मुस्लिम लीग नून के बारे में जो मुख्तलिफ खबरें या तज्जियात दिए जाते हैं, कुछ आपको पता है हमारे कई दोस्त जो यूट्यूब पे बैठ के ऊपर बातें करते हैं कि जी डील फेल हो गई, सब हो गई। जिन्होंने डील की होती है फिर वो इतनी जल्दी फेल थोड़ी होने देते हैं अतर साहब, ये बात तो आपको भी पता है। मतलब और जो मामला अभी तक फिर डील चल रही है और दूसरी तरफ माफी तलाफी का कोई सीन नहीं है। बात ये है अतर साहब के यहाँ जो मामला है वो तो सारी बात है, स्टिच अप हुआ है, बाकी आपको पता है गैब का इल्म अल्लाह ताला को है, अगले लम्हे क्या हो जाए वो हमें तो नहीं पाकिस्तान की सियासत में पता चलता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो यही है। और जहां दूसरी तरफ का मामला है वहां इशू अभी तक स्टैंड स्टिल पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक जो सबसे बड़ी गुंजाइश मिली हुई है, ये मैं अर्ज पहले भी कर चुका हूं लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में अर्ज कर देता हूं, वो ये है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई, वो भी किसी की वजह से नहीं की गई, और नहीं तो ये बहुत ऑन कार्ड्स थी। 1-2 दफा बड़ा इसके ऊपर एग्रेसिवली अप्रोच किया गया, लेकिन इस चीज को फिर रोक दिया गया कि ये नहीं करना, जिसके ऊपर बहुत सी जगह पर लोगों ने बुड़बुड़ भी की कि जी फलाना भी पकड़ा गया था तो फलाना भी पकड़ा गया, तो यहाँ क्यों गुंजाइश मिल रही है। तो फिर अभी तक तो उस मामले में रुकावट है, लेकिन वैसे माफी का कोई चांस नहीं है आज की तारीख में, मैं कह रहा हूँ, कल का इल्म अल्लाह ताला को है। ठीक, अच्छा फिर इन इंतखाबात में ऑब्वियसली आप भी लाहौर में, आपसे पहले अभी एतजाज़ एहसन साहब से भी हमारी बात हो रही थी कि 31 इंतखाबी निशानात तो सिर्फ जो हैं वो लाहौर में तहरीक इंसाफ को दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये बार बार दावे सामने आ रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन जीतेंगे और हुकूमत भी बनाएंगे, तो ये किस हद तक मुमकिन हो सकेगा? देखिए, दावा करने से तो अदर साहब रोक कोई नहीं सकता, लेकिन 2-3 चीजें, क्योंकि आप भी सहाफी हैं, आपको अंदाजा है इलेक्शन की मैकेनिक्स को, जानते हैं आप भी कि देखिए इलेक्शन डे के बहुत से काम होते हैं। क्या तहरीक इंसाफ उस तरह खुला डुला कैंपेन कर सकती है? द आंसर इज नो। क्या पार्टी कैश स्टार्व्ड नहीं है? बिल्कुल है। क्या पार्टी का जो लीडरशिप है फर्स्ट ईयर की वो इंटैक्ट है? द आंसर इज नो। इमरान खान खुद जेल में है, पाबंदे सलासिल हैं। ठीक है, लोगों पर आप इन्हिसार जरूर कर सकते हैं, कुछ लॉयर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल
मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो प्रॉब्लम आएगा वो इलेक्शन डे मैकेनिक्स का आएगा। ये मेरा अंदाजा है। गैब से कुछ हो जाए, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर है, कुछ और हो जाए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि तहरीक इंसाफ को स्ट्रगल करेगी इलेक्शन डे के दिन भी। ठीक। अच्छा, बिलावल साहब बड़ी जारयाना इस वक्त पोजीशन लिए हुए हैं, मियां साहब पे भी तनकीद करते हैं, नून लीग पे भी तनकीद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ऑलमोस्ट इग्नोर किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इस बात का अंदाजा PMLN को तो खैर है, और इस बात का अंदाजा बाय द वे जरदारी साहब को भी है कि उस तरह से बड़ी लंबी चौड़ी मेजॉरिटीज किसी के नहीं आनी। और अतर साहब, आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं, और आपको पता है इस दफा तो बहुतात है इंडिपेंडेंट्स की, क्योंकि जो लोग तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता भी हैं उनके ऊपर किसी ने को कड़ी थोड़ी डाली हुई है कि उन्होंने इधर ही रहना है। जब वो आजाद हो गए तो फिर तो आपको पता है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो या होंगे जिनको जहां कहा जाएगा वो वहां चले जाएंगे। ये बात आपको पता है पाकिस्तान की सियासत की। तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि ये जमातें तो चले अपने वोट को इकट्ठे करेंगी ये सीटें, लेकिन अगर किसी आजाद ग्रुप की वजह से कोई हुकूमत बननी है तो उस आजाद ग्रुप को अगर तो पेट्रनेज हासिल है मुक्तदरा की, एस्टैब्लिशमेंट की, तो फिर वो उस तरफ चला जाएगा। या अच्छा मुनीब साहब, आपके पास कोई ऐसी खबर है कि ये जो आज़ाद आ रहे हैं इनमें से कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं? क्योंकि उस दिन फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ये दावा किया, बिलावल साहब ने भी ये फरमाया कि हमारे लोगों से राब्ते हैं। तो ऐसी कोई सूरत हाल है ज़मीन पे? अतर साहब, वो एक मिसाल, अगर मुझे तस्सीम मेरी कीजिएगा, मैं अगर गलत हूँ, वो कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, गालिबन ऐसी को मिसाल है वो अब आप इसको बस थोड़ी को बहुता जानिए। वो जहाँ फिर आपको पता है सज्जन होते हैं, फिर वहीं पे बंदे को जाना पड़ता है। आपको पता है जब तहरीक इंसाफ की ने इलेक्शन जीता 2018 में, लेकिन इलेक्शन चले वो जब हुकूमत बनाने की तो वफाक तो बन रहा था बाय एंड लार्ज, उनको कराची से भी काफी सीटें मिल गई, लेकिन पंजाब का बड़ा इशू था। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अददी अक्सरियत ज्यादा थी। बहुत से लोगों से राब्ते भी मुस्लिम लीग नून कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहते थे कि जी मसला ये है कि हमें अभी इजाजत नहीं मिली हुई आपसे बात करने की। अगर इजाजत मिल गई तो हम बिस्मिल्लाह करके आपके पास आएंगे, नहीं हमें अगर कहा गया कि कहीं और जाना है तो हम मजबूर हैं। उनमें फिर आपको पता है कि मजबूरी भी आ जाती है। फिर वो जहां से हुक्म होता है फिर आजाद तो आपको पता है उधर ही जाते हैं ना। फिर एडजस्टमेंट्स होती हैं, लेन देन होती है, पावर पॉलिटिक्स, तो फिर उसकी क्रूड एलिमेंट जो है वो तो ऐसे ही होता है। मुनीब फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन कर। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इंतज़ार पंजोता साहब। पंजोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज आपने कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें भी शिरकत की, क्या कोई बड़ा फैसला सामने आया? देखिए जी, आज जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें तो बुनियादी तौर पर हमारे जो कुछ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है कि हम अपने कैंडिडेट्स मुख्तलिफ जगहों पर सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ आ सकते हैं, तो उस पर ज़्यादातर डिस्कशन होती रही। पंजोता साहब, आपने कहा कि इलेक्शन के ऊपर आपकी तवज्जो है। अब बड़ा जो आप लोगों के लिए इशू है वो इस वक्त सिंबल का है। अगर आप सिर्फ लाहौर की मिसाल ले लें तो लाहौर के हलकों में तकरीबन 30 के करीब मुख्तलिफ निशानात आपके उन लोगों को दिए गए हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस मसले के ऊपर भी कोई डिस्कशन वगैरह हुई? इसको किस तरीके से आप लोग काउंटर कर रहे हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये जो अपनी तरफ से एक सेटअप बनाया गया कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखुसूस जो है वो सारी दौड़ सी बाहर करें, इसके लिए उन्होंने हमारा निशान छीना। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो मॉडर्न दौर है, हाई टेक का दौर है, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांस कर चुकी है, और बिलखसूस जो सोशल मीडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू SMT PTI जिन्होंने रातों रात वो सारे पोर्टल्स बना लिए और हर तरफ जो है वो जो बल्ला निशान का हमें प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस वक्त बुनियादी तौर पर फिर से परेशानी ये लग गई है कि किस तरह से PTI के वोटर्स को और PTI के कैंडिडेट्स को तंग करके, और बिलखसूस जब आपने लाहौर का जिक्र किया तो हमारे दो जो उम्मीदवारान हैं उनके घरों पर रेड हुए कल, और इसके अलावा जिस तरह कैंपेन करने की इजाज़त है, ये तमाम चीज़ें तब आती हैं जब सियासी तौर पर ये नॉकआउट होते हैं। अब सियासी तौर पर नॉकआउट होने का, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये हमारे सिम्बल्स डिफरेंट हैं, ये सिम्बल्स आवाम तक पहुँच चुके हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे जब मौका मिला है कैंपेन का मुख्तलिफ लोगों की, तो
वहाँ लोग जो हैं वो इतने चार्ज्ड हैं, इतने एक्साइटेड हैं और इतना शदीद उनके अंदर गम गुस्सा है और इतनी एफिलिएशन है और वो मोहब्बत है पीटीआई के लिए कि वो अपने उम्मीदवार को लिए खुद ढूंढ रहे हैं। कैंपेन करने की जो आपको बताऊं कि जो नॉर्मल तरीकाकार होता था, या जो पहले जिस तरह से कैंडिडेट्स वोटर के पीछे भागता था, वोटर पीछे भाग रहा है। ठीक है, वोटर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग जो डिस्कशन करते हैं कोर कमेटी में, खान साहब से भी आपकी मुलाकात होती है, गालिबन आप उन चंद शख्सियात में से हैं जिनका मुसलसल खान साहब से रब्ता होता है, मुलाकात होती है, तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने का सोच रही है? खान साहब हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? क्या सोच क्या है जमात के अंदर? देखिए जी, सियासी जमात हमेशा हुकूमत बनाने के लिए ही इलेक्शन में जाती है, तो ये तो कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत की दौड़ में शामिल नहीं है, तो उसके सबसे बड़े दावेदार हम हैं, इसके सबसे बड़े कंटेंडर हम हैं और हम ही हुकूमत बनाएंगे। ये सिर्फ हम बातें नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिकली आपको नजर आ रहा है कि सबसे मकबूल तरीन जमात हम है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हमारे हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो नैरेटिव है इस वक्त अवाम के अंदर वो हमारा है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी जीतेगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। अच्छा, इसमें पंजोथा साहब, इसमें देखें ना, सलमान अकरम राजा साहब का भी हम देख रहे थे, वो हलफ दे रहे हैं कि मैं खड़ा रहूंगा जमात के साथ, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खदशा है आप लोगों को कि लोग आपके नाम पे टिकट लेंगे जमात के नाम पे और फिर इधर उधर निकल जाएंगे। देखिए जी, मैं जो ये हलफनामे हैं ये अवाम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वक्त आपके सामने आए हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो हैं जिनको फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी भी नहीं समझा जा रहा था। लोगों की डिमांड है और लोग बिल्कुल अच्छा, अब लोगों के बीच में आप कब जा रहे हैं? जो नहीं रहेगा उसकी ठीक है, पर आप लोगों के बीच में अब कब जा रहे हैं? बाकी सारी जमातें जलसे जुलूस कर रहे हैं, बिलावल साहब ने लाहौर में इतना बड़ा जलसा किया, मियाँ साहब आज मानसेरा गए हुए हैं, कि आप लोगों ने किसी जलसे की इजाजत के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? क्यों नहीं जलसा कर रहे? देखिए जी, हमारे जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो इनके जलसों से बड़ी हैं। आपके सामने फुटेजेस आ रहे हैं कि हर जगह पर, कल फैसलाबाद के अंदर भी काफी हमारा पावर शो हुआ और लोग सड़कों के ऊपर खुद ही निकल रहे हैं, और इसी तरह से बाकी पंजाब के हिस्सों में भी मुख्तलिफ इलाकों से आपको फुटेजेस भी मिल रहे होंगे। केपीके में कल बुनेर में पहला बड़ा जलसा कब कर रहे हैं आप लोग? पहला जलसा जी अब हम इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, इस वक्त भी हमारी मीटिंग चल रही है जल्द, क्योंकि आज खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि इतवार को जो है पूरा पाकिस्तान और पूरी तहरीक इंसाफ हर तरफ निकले, तो इतवार बड़ा बेस्ट डे होगा उसके लिए। लेकिन अभी हम इसको प्लान करेंगे, जैसी अप्रूवल आएगी उसके बाद हम एक डेट जो है वो अनाउंस करेंगे। अच्छा, आजम खान साहब के बयान को कैसे देखा जा रहा है? जमात के अंदर कहा जा रहा है, लीगली तो कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है उसका फायदा बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को होगा, आप भी यही समझते हैं? हम यही समझते हैं, क्योंकि आजम खान ने हकाइक को उसी तरह से बयान किया है जिस तरह से हम कह रहे थे डे वन से। आजम खान साहब के साथ जिस तरह की ज्यादती और जिस तरह उनको प्रेशराइज किया गया और जिस कुर्ब से और जिस दर्द से उनकी फैमिली गुजरी और वो खुद गुजरे, हमें उनके साथ पूरी हमदर्दियां थी। और बिलखसूस खान साहब का जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, मैंने एक ट्वीट भी किया था, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, कि खान साहब जिस दिन हमें पहले दिन मालूम हुआ कि ये आजम खान साहब टीवी को ब्रेकिंग न्यूज आई तो हमें भी व्हाट्सएप मैसेजेस आए, खान साहब और मैं इकट्ठे गाड़ी के अंदर थे, तो वहां पता चला कि आजम खान जो है वो खान साहब के खिलाफ गवाह बन चुके हैं, क्योंकि हमेशा खबर ऐसी लगवाई गई। खान साहब ने कहा मैं ये यकीन ही नहीं कर सकता कि आजम खान जो है वो मेरे साथ इस तरह से कर सकते हैं, और आजम खान सवाल ही नहीं पैदा होता, आजम खान को मेरे सामने लाएं, ये कभी हो ही नहीं सकता। और वही बात हुई कि आजम खान जब खान साहब के सामने आए तो वो उन्होंने सच के सिवा और कुछ नहीं कहा। ठीक है, अच्छा, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ गालिबन डयाला जेल में जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ कोई तल्ख कलामी वगैरह हुई, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला है। बुनियादी तौर पर जब मीडिया के लोग अंदर जाते हैं, ये मीडिया के चंद हमारे जो सहाफ़ी हैं वो बड़े बोल्ड हैं, वो तमाम कार्रवाई एज इट इज़ उसको आके बताते हैं और उनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उनको ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। शायद वो किसी के प्रेशर में करते हैं या जो भी करते हैं, वो हमेशा खान साहब और उनके दरमियान फासला कायम रखने की कोशिश करते हैं। उसी फासले को कायम रखने के लिए जो उन्होंने
साफियों का एक उसके अंदर अलग से एक केबल बनाया है। उस केबल की जो दीवारें हैं वो उस छत तक हैं, यानी आम आवाज वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। आप जितना मर्जी लाउड बोलें। मैंने एक एक्सपीरियंस किया, मैंने जज साहब के पास रोस्टर के ऊपर खड़े होकर वहां से साफियों को आवाज देकर पूछा कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, तो इस पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन खान साहब ने किसी तरह से उनको अपना पैगाम पहुंचाया, क्योंकि एक शीशे की दीवार है, उनको नजर तो आ रहा है और खान साहब भी सामने खड़े होते हैं, लेकिन आवाज उस तरह से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एक तो का मसला है, एक वो हॉल है, और दूसरा वो जो दीवार है वो दीवार बनाई इसलिए गई है कि उन तक आवाज ना जाए। उसके बावजूद जो आवाज पहुंचती है उसको भी रोकने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इंतजार पंजोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करने का। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब। उनसे अडयाला जेल में जो कार्रवाई हो रही है उस हवाले से भी बात करेंगे, और कुछ मजीद चीज़ें जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी साकिब बशीर साहब से गुफ्तगू की जाए। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी वेलकम। अच्छा साकिब साहब, हमने देखा कि एक नया नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें गाइडलाइंस दी गई हैं मीडिया को कि सुप्रीम कोर्ट से अब किस तरह कवरेज करनी है। उसके साथ साथ आज जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे गालिबन कोई 500 सोशल मीडिया अकाउंट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके ज़रिए मोअज़्ज़ज़ अदालत को टारगेट किया गया। तो ये सारा मामला आप एक दूसरे से इंटरलिंक देखते हैं या फिर वो एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ये एक डिफरेंट चीज़ है? इंटरलिंक तो कह भी सकते हैं, ये गैर मामूली बहरहाल सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट से भी जो एक गाइडलाइंस आई हैं, चीज़ों को रेगुलेट करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात वही चीज़ें जो है वो मिस यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। रेगुलेट करें जो लोग वहां पे आना चाहते हैं, लेकिन जो ओपन कोर्ट्स का तस्वर है, वहां पे ओपन कोर्ट में कोई भी अगर जर्नलिस्ट किसी भी कवरेज के लिए आना चाहता है, उसका जरूरी नहीं है कि वो किसी एक चैनल है, दूसरा एक चैनल से दूसरा और तीसरा या चौथा रिपोर्टर जो जा रहा है, तो कोई उसमें रुकावट कानूनी तौर पर, मतलब आईनी हक है कि आप वहां पे जा सकते हैं कानूनी तौर पर भी। लेकिन ये एक रेगुलेशन की बुनियाद पर या कोई ऐसी जो है वो सर्टन कंडीशंस लगाना, ये गैर मामूली मामला है। ये आप जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मेरा ख्याल है वो जरूर देखेगी इसको, ताकि ये चीजें जो एक्सेस में डिनाइल है कि जो प्योरली लोग जो है वो वहां पे रिपोर्टिंग कवर करने के लिए आ रहे हैं, बेशक किसी चैनल का दूसरा या तीसरा रिपोर्टर भी हो, तो उनको जो है रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो निगरान वज़ीर इत्तलात साहब ने ये बात की है, ये अगर हम जस्टिस असद मिनल्ला साहब के परसों के खिताब को देखें, वो कुछ और कह रहा है और निगरान वज़ीर इत्तलात कुछ और कह रहे हैं। मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि कोई अगर किसी को गालम गलोच करता है, किसी के फैमिली के अटैक करता है, उनकी तस्वीरें लगा के अटैक करता है कि उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि ऐसी जब कार्रवाइयां जब हमने देखी है माजी में भी, उसमें एक्चुअली जो है वो जो कल्प्रिट्स होते हैं उनकी बजाय इसको मिसयूज करना जो है वो शुरू कर दिया जाता है और उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो है वो तनकीदी ज़ेर रखते हैं या तनकीद करते होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें साकिब आपने जिक्र किया जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का, उन्होंने उस दिन फरमाया, गालिबन वो कोर्ट रिपोर्टर्स की तरबीती वर्कशॉप थी जहां पे उन्होंने फरमाया कि अगर मीडिया आज़ाद होता तो 1971 का सानिया पेश ना आता, और फिर जो मीडिया की या फिर आम पब्लिक की इंफॉर्मेशन तक रसाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जिक्र वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने भी किया, लेकिन उसी रात को हमने देखा कि फिर इंटरनेट बंद हो गया। पीटीए ने कहा कि कोई तकनीकी खराबी हो गई है। आज उस हवाले से ऑल्दो के एक एक्सप्लेनेशन दी गई है निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से, लेकिन अब ये JIT का बनना जिसमें इन सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, अब आपको कोर्ट के मूड में और जो जस्टिस अता बंदयाल साहब की अदालत थी उसके मूड में कोई फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि उस ज़माने में भी तो आप देखेंगे कि लोग जस्टिस साहब को भी और अदालत को भी उसी तरह टारगेट भी करते थे, बल्कि इवन के हुकूमती शख्सियात उनको टारगेट करती थी। इवन के आप ये भी कहें कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा जलसा भी किया था जिस वक्त 90 डेज में इलेक्शन की बात हो रही थी और वो फैसला इंप्लीमेंट करवाना था, आखिरी तारीख थी और उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो मुहिमें चलाई गई और वो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। जो जज जो है माजी में उनके साथ हो सकता है उनके फैसलों के साथ जो है वो एग्री ना करते हो, लेकिन उनकी फैमिलीज को भी टारगेट करना, उनको गालियां निकालना बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन तब ना GIT बनी ना कुछ बना। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को अभी रिसेंट पास में टारगेट किया गया, कोई हलचल नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उन्होंने एक फैसला दिया है, उस फैसला वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर तनकीद करना मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। अब इस दौरान अगर कोई बंदे जो है वो उसको गालब गलोच की शक्ल दे रहे हैं वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है
अगर आप JITs के बनाकर, अगर इतना डिजिटल का जमाना है, दुनिया जहान मतलब लाखों यूजर्स हैं, अब किस किस बंदे को आप जो है उसका पीछा करेंगे? इंडिविजुअल्स हैं, कोई अगर बात करते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इतनी उसकी से होती है कि आप उसको आप जो है वो JIT बना के उसको काउंटर करना शुरू कर दें। ठीक है, वो बहुत ही रेयर केसेस हों जिनमें इक्का दुक्का जो है, जिनकी किसी जज साहब की किसी फैमिली को डायरेक्ट जो है वो टारगेट किया गया हो, या कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर दी गई हो कि वो लॉ में नहीं आती और वो रेड लाइन क्रॉस कर रही है, वो ठीक है, लेकिन इसकी बुनियाद पर इसको मिसयूज किया जाता रहा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि पीका जब बना था, पीका लॉज थे, उनको मिसयूज किया गया सहाफियों के खिलाफ, वो हमारे सामने है। साकिब बशीर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपने सुना साकिब बशीर रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे ये मामला इस वक्त अदालतों में भी डिस्कस हो रहा है, बाहर भी डिस्कस हो रहा है। बहुत सारे अदालती फैसले आपको हर जगह पे डिस्कस होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी जो अदालती फैसला है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन तनकीद और दुश्मनान तराजी में फ़र्क होता है। इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप इदारों को टारगेट करना शुरू कर दें, मोजिज़ जज साहिबान को टारगेट करना शुरू कर दें, और उसी हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, जिस तरह हमने अपनी डिस्कशन में भी जिक्र किया कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने भी इसका हवाला दिया कि यह बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर एक तरह से आज़ादी राय हो, जहाँ पर अगर किसी पर तनकीद भी होती है तो सम टाइम आपको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है। और वो क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? किसी भी एक महज़ब माशरे के अंदर, एक सेहतमंद माशरे के अंदर यह बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों की जुबानों को बंद करने के बजाय उनको इंफॉर्मेशन दी जाए, और जब सच आप तक पहुंचता है तो झूठ खुद ब खुद दम तोड़ जाता है। ये वही बात है जो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने भी उस दिन एक तकरीब में कही। कल आप लोगों से दोबारा इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।